हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम श्रुति है और हम यहाँ कर रहे हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 का कोर्स। इसके अंतर्गत हमने चैप्टर नंबर 1 सौरमंडल में पृथ्वी पढ़ लिया है। सेकंड चैप्टर था हमारा अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, हमने वो भी पढ़ लिया है। अब ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। इसके नाम से पता है कि हम इस पृथ्वी की गति के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम ये देखेंगे कि पृथ्वी की गति से हमारी पृथ्वी पे क्या फर्क पड़ रहा है, किस तरह से हमारे दिन रात ऋतुएं बदलती हैं और उसमें हमारी पृथ्वी की गति का क्या रोल है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पृथ्वी की दो प्रकार की गति है। पृथ्वी की गति कितनी होती है? दो प्रकार की गति होती है। पहली गति है घूर्णन गति या दैनिक गति और दूसरी गति है परिक्रमण या वार्षिक गति। देखिए, घूर्णन का क्या मतलब है? घूर्णन का अर्थ ये होता है कि जो पृथ्वी अपनी ही धुरी पे चक्कर लगा रही है, पृथ्वी अपनी ही धुरी पे जो चक्कर लगा रही है उसे हम कहते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति, या अपने ही अक्ष पे जो चक्कर लगा रही है। ठीक है, और यह कितने समय में पूरा करती है पृथ्वी? 24 घंटे में। 24 घंटे का क्या होता है? 24 घंटे का एक दिन होता है और इसी कारण से हम इसे दैनिक गति भी कहते हैं, क्योंकि इसी से क्या होता है, दिन और रात निर्धारित होता है। इसी दैनिक गति से हमारा रात और दिन का निर्धारण होता है। ओके गाइस, तो इस गति से हम कह रहे हैं, दिन और रात का निर्धारण हो रहा है। और ये कौन सी गति है? घूर्णन या दैनिक गति। अब दूसरी किस प्रकार की गति है? परिक्रमण। परिक्रमण का क्या अर्थ है? परिक्रमा। परिक्रमा किसकी? आप सभी को पता होगा कि जो हमारी पृथ्वी है वो किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य की। हमारी पृथ्वी ही क्यों, सभी ग्रह सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं। पर ये सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? 365 दिन। हालांकि जो मुख्य तथ्य है वो ये है कि 365 दिन 6 घंटे में हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, पर हम इसे 365 दिन मानते हैं। वो क्यों मानते हैं, हम इसी लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, 365 दिन का क्या होता है? 365 दिन का एक वर्ष होता है। इसी कारण से हम इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। ओके, अब वार्षिक गति से क्या निर्धारण होता है? हमारी ऋतुओं का। तो जो पृथ्वी की ऋतुएं हैं उनका निर्धारण किस आधार पे होता है? परिक्रमण या वार्षिक गति। अब हमने ये तो समझ लिया, पर अब हम ये देखेंगे कि हम ये कह रहे हैं दिन और रात निर्धारित होता है, पर कैसे, वो समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दिन और रात का आधार क्या है। देखिए, दिन और रात का आधार सबसे पहले क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात निर्धारित होता है, ये हमने पहले भी देखा। इसका कारण क्या है? पृथ्वी अपना प्रकाश सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी ही नहीं, सभी ग्रह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। उससे पहले हम ये देखें दिन क्या है। दिन का क्या अर्थ है? अगर आप इसको शाब्दिक अर्थ में कहेंगे तो दिन का क्या मतलब है? दिन का मतलब है प्रकाश, और रात का क्या मतलब है? अंधेरा। अर्थात जहां पे प्रकाश होगा उसे हम दिन कहेंगे, जहां पे नहीं होगा उसे हम अंधेरा कहेंगे। प्रकाश किसका? अब आप समझ पा रहे होंगे किसके प्रकाश की बात होगी। पृथ्वी के पास तो अपना प्रकाश है ही नहीं, तो किसके प्रकाश की बात होगी? सूर्य के प्रकाश की। तो जहां पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उसे हम क्या कहेंगे? दिन कहेंगे, और जहां नहीं पड़ेगा वहां उसे हम रात कहेंगे। अब क्यों पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा उसका कारण यहां समझते हैं। देखिए, ये हमारा सन हो गया। ठीक है, आपको पता है पृथ्वी अपने ही अक्ष पे घूम रही है, अपने ही अक्ष पे घूम रही है। साथ ही पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है, इसमें आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, इसकी ये पृथ्वी थोड़ी सी टिल्टेड है। ठीक है, कितने डिग्री पे टिल्टेड है? ये हमने पिछले लेसन में पढ़ा हुआ है, 23.5 डिग्री। ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि अभी इसी लेक्चर में आगे काम आने वाला है आपके। अब देखिए, यहाँ पे जो ये सूर्य की किरणें हैं, ये सूर्य की किरणें यहाँ पहुंच रही हैं। ठीक है, जिस भाग पे सूर्य की किरणें पहुंच रही हैं उसे हम क्या कह देंगे? उसे हम कहेंगे प्रकाश। अर्थात सूर्य का प्रकाश जहां पे पहुंच रहा है वहां पे क्या है? दिन। और जहां पे नहीं पहुंच पा रहा है वहां पे रात है। अब कोई भी वृत्त हो, कोई भी गोल का आकार, कोई भी चीज हो, अगर आप उसको एक जगह पे रखेंगे और आप यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो आप यहाँ से सिर्फ इसका एक भाग ही देख पाएंगे। ठीक इसी तरह से हमारा सूर्य भी पृथ्वी के सिर्फ एक भाग पे ही अपनी किरण पहुंचा पाता है, दूसरे भाग पर नहीं। और जहां नहीं पहुंच पाता वहां पे रात हो जाती है। अब इसका एक और आप रीजन देखिए
जैसे ये पृथ्वी है हमारी, अपने ही अक्ष पे घूम रही है। अभी यहाँ पे दिन है और यहाँ पे रात है, लेकिन जब ये वाली स्थिति घूम के यहाँ पे आ जाएगी तो यहाँ पे दिन हो जाएगा। इस तरह से हमारा दिन और रात चलता रहता है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ऋतुओं का आधार देखते हैं। देखिए, ऋतुओं का आधार क्या है? ऋतुओं का आधार भी लगभग वही है जो हमने पहले समझा, लेकिन यहाँ पे सूर्य के प्रकाश का फर्क जो है, जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है उससे क्या फर्क पड़ रहा है, उससे हमें ऊष्मा मिल रही है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो ऋतु में परिवर्तन है वो क्यों होता है, वार्षिक गति या फिर परिक्रमण के कारण होता है। आपको पता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये हमारा सन हो गया। सन स्थिर अवस्था में है, सन किसी के चक्कर नहीं लगाता, सन चुपचाप बैठा रहता है। पृथ्वी क्या कर रही है? सन के चक्कर लगा रही है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या है, जहां पे पृथ्वी का सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है, पृथ्वी पे जहां पे भी प्रकाश पहुंच रहा है वहां पे प्रकाश के साथ साथ चलो उजाला हो जाएगा, दिन होगा, ठीक है, पर वहां पे और क्या होगा, वहां पे ऊष्मा होगी। ऊष्मा मतलब गर्मी, अर्थात जहां पे पृथ्वी का प्रकाश पहुंचेगा, पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा वहां पे क्या हो जाएगी, हमारी ग्रीष्म ऋतु। और जहां नहीं पड़ेगा वहां पे हमारी हो जाएगी शीत ऋतु, यानी क्या हो जाएगी, वहां पे ठंडी हो जाएगी। वास्तव में अगर हम ऋतु की बात करते हैं तो ऋतुएं सिर्फ दो ही प्रकार की होती हैं, एक ग्रीष्म ऋतु होती है, दूसरी शीत ऋतु होती है। इसी के बीच में अन्य आती हैं, जैसे आप अगर ये कहें शरद ऋतु, वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ठीक है, तो ये कुछ छोटी माइनर होती हैं, बट जो लार्ज स्केल पे होती हैं वो क्या होती हैं, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु ही होती है। इस तरह से हमारे ऋतुओं का आधार निर्धारित होता है। हम यहाँ पे रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसी आधार पे हम समझेंगे, सूर्य के प्रकाश के पहुंचने के ही आधार पे हम समझेंगे उत्तर अयनांत और दक्षिण अयनांत। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं, इसके पहले मैंने आपको बताया कि हम 365 दिन 6 घंटे में हमारी पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, लेकिन हम एक वर्ष में 6 घंटे को ही मानते हैं, तो हम 365 दिन को ही मानते हैं, तो हमने 6 घंटे का क्या किया, ये देखिए, हमने एक अलग से वर्ष बनाया जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। वो क्या होता है, आपको पता है 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है, लेकिन 6 घंटे हम नहीं मानते, हम 365 दिन का एक वर्ष मानते हैं। अब 6 घंटों का हमने क्या किया, हमने 3 साल, आपको पता है 3 साल तक क्या होता है, हमारी फरवरी 28 दिन की होती है, लेकिन हर चौथे साल क्या हो जाएगा, फरवरी 29 दिन की हो जाती है। 29 दिन मतलब क्या हुआ, 6 घंटे वहां पे, और 6 इंटू 4 करेंगे आप तो 24 आवर आपको मिल जाएगा। इस तरह से हम एक दिन एक्स्ट्रा करके एक अलग से वर्ष बना देते हैं जो हर चौथे साल आता है, उसे हम कहते हैं लीप वर्ष। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, अब इसे ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम आगे समझते हैं उत्तर अयनांत। इसके पहले जो मैं आपको सूर्य के प्रकाश की स्थिति समझाई उसको अपने दिमाग में रखिए। साथ ही मैंने जो आपको ये भी बताया कि पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, वो भी अपने दिमाग में रखिए। उसी के आधार पर हम इसको समझने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके नाम पे जाते हैं, उत्तर, अर्थात ये हम उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। चलिए अब आप मुझे बताइए कि जो भारत है हमारा, वो कहाँ स्थित है। हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ कि अगर आपको ये चीज़ याद रखनी है तो आप क्या करिए, भारत को अपने दिमाग में ले आइए और भारत का मौसम अपने दिमाग में ले आइए। मौसम मतलब हम यहाँ किस चीज़ से हमारा है, यहाँ मतलब मौसम मतलब ऋतु। तो आप यहाँ पे भारत के ऋतु ले आइए और मुझे आप बताइए कि जून में भारत में क्या होता है। आप कहेंगे गर्मी होती है, ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जून में भारत में गर्मियाँ पड़ती हैं। तो एक स्पेसिफिक डेट है 21 जून, 21 जून, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 21 जून को क्या होता है, 21 जून को एक ऐसी स्पेसिफिक स्थिति बनती है जिसमें सूर्य की किरणें जो हैं, ये सूर्य की किरणें हैं, यहाँ से आ रही हैं। आप देख पा रहे होंगे सूर्य की किरणें पूरे उत्तरी गोलार्ध में हैं, देख रहे हैं आप, ये पूरे उत्तरी गोलार्ध में आ रही है। लेकिन जो ये 90 डिग्री का कोण बना रही है वो कहाँ बना रही है, ये इस रेखा पर। और ये रेखा कौन सी है, ये रेखा है हमारी कर्क रेखा। तो यहाँ पे कर्क रेखा है, तो ये जो सूर्य की किरणें हैं ये 90 डिग्री का कोण बनाती हैं कर्क रेखा पर, बिल्कुल लंबवत पड़ती है, बिल्कुल सीधे पड़ती है।
और ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? उत्तर अयनांत। उत्तर क्यों? क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है। ओके, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। अगर आप बोलचाल की भाषा में बात करेंगे और उसको उस तरह से समझना चाहें हम, तो आपने सुना होगा कि हम अक्सर ऐसा कहते हैं कि गर्मी के दिन शुरू हो गए, अब तो दिन लंबा हुआ करेगा। अर्थात गर्मियों में क्या होता है? दिन लंबा होता है और रातें छोटी होती हैं। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। आप 21 जून डेट याद रखिएगा, जो किससे संबंधित है? उत्तर अयनांत से। अब हम समझते हैं आगे दक्षिण अयनांत। देखिए, जिस तरह से हमने यहाँ कर्क रेखा पे पढ़ा है, अब क्या होगा? पृथ्वी चूंकि चक्कर लगा रही है, ठीक है, पृथ्वी स्थिर तो है नहीं, अब पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो ऐसी स्थिति क्या हो जाएगी? दक्षिण में आ जाएगी। ठीक इसी तरह की स्थिति 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होगी। 22 दिसंबर को आप अब भारत की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भारत हमारा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी कंट्री स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। आप अगर वर्ल्ड का मैप जाके देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया आपको नीचे, काफी नीचे नजर आएगा और वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में, अगर आप भारत की बात करें तो हम क्रिसमस डे कब मनाते हैं? दिसंबर में मनाते हैं। और दिसंबर में हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ठंड हो रही होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर में क्या होती है? गर्मी होती है। अर्थात इसको आप जोड़ के याद रखिए कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधे मकर रेखा पर पड़ती हैं। जो हमने पहले बात की है कर्क रेखा पर, चलिए हम पिछले डायग्राम से ही देखते हैं। देखिए, ये हमारी कर्क रेखा है और ये वाली हमारी क्या है? मकर रेखा। अब दक्षिण वाली स्थिति में क्या हो जाती है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या होती हैं? वो सीधे मकर रेखा पर पड़ती है। और जब सीधे मकर रेखा पर पड़ती है तो क्या हो जाती है? दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी हो जाती है। सेम प्रोसेस है, बस फर्क इतना है कि दक्षिण अयनांत में क्या होता है? मकर रेखा पर सूर्य की किरणें 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। अब वही चीज हो जाएगी यहाँ पे भी कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर किस भाग पर? दक्षिणी गोलार्ध के भाग पर प्रकाश होता है और अब दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है और ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? दक्षिण अयनांत। ओके गाइस, आई थिंक आपको ये दक्षिण और उत्तर अयनांत समझ आ गया होगा। अब इसको हम एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं और हम समझते हैं कि जो हमारे उत्तरी ध्रुव, आप ये देख सकते हैं, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ, और ये हमारा साउथ, ठीक है। तो जो हमारा उत्तरी ध्रुव है यहाँ पे और जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पे एक बड़ी ही विचित्र सी चीज होती है, वो है 6 महीने दिन और 6 महीने रात। यहाँ पे 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में दिन होगा तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में क्या, सॉरी गोलार्ध में नहीं, उस समय जो उत्तरी ध्रुव है वहां पे क्या होगा? वहां रात होगी। आप इस डायग्राम के थ्रू समझ पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे रोशनी आ रही है, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध, सॉरी दक्षिणी ध्रुव है। हालांकि पूरे गोलार्ध में भी रोशनी आ रही है, जो मैं बार बार गोलार्ध मेरे मुंह से निकल रहा है, तो पूरे गोलार्ध में रोशनी आ रही है दक्षिणी में, लेकिन सिर्फ एक ये वाली ऐसी जगह है जहां पे सिर्फ दिन ही रहेगा। कितने समय तक? 6 महीने तक। और ठीक स्थिति को अगर आप पलट देंगे तो जब ये पृथ्वी घूमेगी तो ठीक यही स्थिति यहाँ हो जाएगी और फिर उस समय यहाँ पे 6 महीने दिन हो जाएगा। अगर यहाँ पे दिन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 मंथ ऑफ नाइट हो जाएगी। इसका कारण क्या है? देखिए, इसका जो नाम है दक्षिण अयनांत या उत्तर अयनांत, इसका क्या मतलब है? दक्षिण का मतलब दक्षिण, अयनांत अयन का अंत, अयन का अंत। अयन का क्या मतलब होता है? अयन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गति से। किस गति के अंत की बात हो रही है? ये बात हो रही है प्रकाश की गति की, यानी कि जो एक गति है वो यहाँ पे स्थिर हो गई है। ऐसी स्थिति को हम क्या कह रहे हैं? दक्षिण अयनांत। तो दक्षिण अयनांत में जब पूरे समय में क्या होता है? कर्क रेखा पर बहुत ज्यादा एक सीधी रोशनी पड़ती है, उसी समय में क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव पे पूरे 6 महीने तक हमारे दिन होते हैं। अब यहाँ के जो स्टेट हैं उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता होगा? स्टेट से मेरा यहाँ पे मतलब राष्ट्र से है। तो जो यहाँ के राष्ट्र हैं, जैसे कि आप अगर उत्तरी ध्रुव की बात करें तो वहां पे डेनमार्क, ये सब कंट्री आते हैं, तो आप वहां पे स्थिति समझ सकते हैं कि कैसी होती होगी। ओके,
चलिए, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। इसका कारण अगर आपसे कोई पूछे क्या है, तो आप 2 पॉइंट्स में इसका आंसर दे सकते हैं। वो है पृथ्वी की वार्षिक गति और पृथ्वी का झुकाव। वार्षिक गति मतलब पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पहला रीजन तो ये है। वो क्यों है पहला रीजन? चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, अब अगर सूर्य की परिक्रमा नहीं कर रही होती तो सूर्य की रोशनी कैसे आती? एक तरफ सूर्य की रोशनी आ रही है, तो सूर्य की जो ये परिक्रमा है पृथ्वी की, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और दूसरा रीजन क्या है हमारा? पृथ्वी का झुकाव। झुकाव बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर मान लीजिए कि पृथ्वी झुकी नहीं होती, पृथ्वी बिल्कुल ऐसी गोल होती और एक ही तरफ में चल रही होती, बिल्कुल नहीं झुकी होती। राइट नाउ पृथ्वी कैसी है? ऐसी टिल्टेड है। इससे क्या होता है कि एक ही दिशा में रोशनी आती रहती है। अगर सीधी होती तो क्या होता? ये सिर्फ ऐसे ऐसे हो जाती। अगर आप ये कहें इस वाली दिशा को, इस वाले को माने, तो ये ऐसी होती। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो पृथ्वी का झुकाव होता है। और दूसरा रीजन जो है पृथ्वी की वार्षिक गति तो है ही है, जिस कारण से हमारी सूर्य की जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आ पाता है। ओके, तो अगर आपसे कोई कुछ वर्ड्स में पूछे तो आप ये 2 मेन रीजन बता सकते हैं। चलिए, अब हम एक चीज और देखते हैं। देखिए, हमारे पास अभी काफी डेट हो गई हैं। एक डेट है हमारी 21 जून की, जिसे हम कहते हैं उत्तर अयनांत वाली स्थिति। और एक डेट है हमारी कौन सी? 22 दिसंबर की। कहीं कहीं वो आपको 23 दिसंबर में मिलेगा, उसको हम दक्षिण अयनांत कहते हैं। अब आपको 2 डेट और याद रखनी पड़ेगी। एक है 21 मार्च और एक है 23 सितंबर। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें इन दोनों ही डेट को क्या होता है? सूर्य की किरणें विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अभी जो सूर्य की किरणें थी वो कहाँ पड़ रही थी? 21 जून को वो कर्क रेखा पे पड़ती थी। ओके, मैं यहाँ पे लिखती हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ रही थी सूर्य की किरणें। ओके, और 22 दिसंबर को कहाँ पड़ रही थी? मकर रेखा पे। अब अगर हम बात करें 21 मार्च और 23 सितंबर की, तो इस समय क्या हो रहा है? इस समय क्या होता है कि जो हमारी भूमध्य रेखा है, भू के मध्य में खींची गई रेखा, भूमध्य रेखा जो है हमारी, यहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव जो है वो सूर्य की ओर झुका नहीं होता। अभी जो हमने देखा कि ये जो सबसे बड़ा रीजन है 6 महीने दिन 6 महीने रात का, वो सबसे बड़ा रीजन क्या है? सूर्य जो है, जो हमारे ध्रुव हैं वो सूर्य की तरफ झुके हुए हैं। सबसे बड़ा कारण ये है। लेकिन इस अवस्था में क्या होता है? कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका नहीं होता, क्योंकि ये बिल्कुल बीच वाली स्थिति आ जाती है। और इसलिए पूरी पृथ्वी पर क्या होता है? दिन और रात बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। इसे ही हम विषुव, ये गलत लिखा है गाइस, इसे हम विषुव, हिंदी में विषुव कहते हैं, या फिर हम इसे इक्विनॉक्स भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये देखिए, ये सन है, ये सन हो गया हमारा, और ये मार्च इक्विनॉक्स है, और ये हमारा सितंबर इक्विनॉक्स है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो हमारी सूर्य की किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। किस पे? ये हमारी भूमध्य रेखा पर। ठीक है गाइस, तो आपको यहाँ पे दो डेट और याद रखनी पड़ेगी, 21 मार्च और 23 सितंबर। इस स्थिति को हम इक्विनॉक्स या विषुव कहते हैं। ओके गाइस, तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद हम करेंगे अपना जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, वो हमारा मैप के बारे में है। एक्चुअली उसमें हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि हम मैप को पढ़ते कैसे हैं। जैसे कि हम राजनीतिक मैप की बात करते हैं, थोड़ा सा हम उसको पढ़ लेंगे, छोटा सा वीडियो बनेगा उसके ऊपर। उसके बाद हम अपने जो हमारा 5th चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पृथ्वी की जो भौतिक स्थितियां हैं उसके बारे में है। अर्थात जो हमारी पृथ्वी की संरचना है उसके बारे में है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं आपसे अगले लेसन में। आप पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।